संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। स्वामी विवेकानंद का माय प्लान ऑफ कैंपेन। स्वामी जी ने भारत में जो भाषण दिए थे, जिसका कंपाइलेशन इंग्लिश में एक किताब है, उसमें है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। उसमें से मद्रास में, उस समय के मद्रास में, आज का चेन्नई, उसमें उन्होंने यह प्रवचन दिया था, जिसमें कि अमेरिका से वापस आने के बाद में स्वामी जी अपने कार्य की भविष्य की रूपरेखा हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रवचन के कुछ पॉइंट्स हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। आज जिस पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे वो एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट में जाने से पहले, अर्थात कि लेक्चर का टाइटल है माय प्लान ऑफ कैंपेन, अर्थात कि स्वामी जी भारत में क्या करना चाहते हैं, भारत का जो उस समय की जो अवगति थी, अधोगति थी, उसको किस तरह से इस सोए हुए विराट मानव को, हमारी भारत माता को, फिर से किस तरह से इस विराट मानव को इस जगत में अपना जो प्रमुख स्थान है उसके ऊपर में किस तरह से स्थापित कर सके। तो स्वामी जी का जो प्लान था, तो प्लान देने से पहले तो एक थियरी लोगों के सामने प्रस्तुत करनी होती है। जब भी आप कोई भी प्रैक्टिकल सजेस्ट करेंगे कि हाँ मैं चाहता हूँ कि मुझे यह कार्य करना है, तो यह कार्य करने के पीछे मेरा कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी थियरी क्या है, इसका क्या हिस्टोरिकल बैकड्रॉप है, वह सब एक बार डिस्कस करने के बाद में आखिर में लोगों के सामने इसका एक सॉल्यूशन रखा जाता है, इसका एक प्रैक्टिकल विधान रखा जाता है। तो आज का जो पॉइंट है, मैंने आपके साथ में जो वर्ड फाइल शेयर की है, उसमें से जो दूसरी थीम का तीसरा पॉइंट, उस पॉइंट का नाम है हाउ टू बेटर इंडिया एजुकेट पीपल। तो इस पॉइंट के भीतर में स्वामी जी हमको वो दोनों, हमारे सामने दोनों एस्पेक्ट अपने कार्य के प्रस्तुत करते हैं। ऑन वन हैंड स्वामी जी गिव्स अस द थियोरेटिकल बैकड्रॉप ऑफ हिज विजन, एंड ऑन द अदर हैंड ही गिव्स अस द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कि किस तरह से इस थियरी के साथ में इस तरह का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन चलेगा। तो पहले तो हम ये थियरी डिस्कस कर लेते हैं कि स्वामी जी ने जो सॉल्यूशन प्रपोज किया है वो किस बेसिस पे किया है, किस हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग पे किया है। यदि आप मनुष्य समाज के साथ में कार्य कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मनुष्य समाज को समझने की हम में कैपेसिटी होनी चाहिए। यदि मैं मनुष्य को ही नहीं समझूंगा, यदि मैं मनुष्य समाज को ही नहीं समझूंगा, तो फिर मनुष्य समाज में, सिविलाइजेशन में, अपना ये जो सोसाइटी है उसको मैं बेटर करने का, इसको इम्प्रूव करने का, इसको एडवांस करने का कोई भी सजेशन कैसे दे सकता हूँ। तो यहाँ पे स्वामी जी का जो एक्सीलेंट हिस्टोरिकल, सिविलाइजेशनल, कल्चरल, सोसाइटल अंडरस्टैंडिंग है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो एकदम स्पष्ट तरीके से हमारे सामने आता है। If you are a student of history, if you are a student of human civilization, then you will see that how accurate Swamiji's insight is in the workings of human mind and human nature. यदि हम इतिहास के विद्यार्थी हैं, यदि हम मनुष्य सभ्यता को समझने का प्रयास करते हैं, मनुष्य सभ्यता का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो स्वामी जी की यह मनुष्य ह्यूमन सिविलाइजेशन की अंडरस्टैंडिंग और इंसाइट हमारे सामने एक बिल्कुल नया रास्ता खोल करके रखेगी। मैं खुद स्वामी जी के पास में हिस्ट्री के माध्यम से ही आया हूँ। मैं जब मेरे पूर्वाश्रम में पहली बार मैंने देखा कि ये गरीब बच्चे, ये जो मैदान में, खुले मैदान में जी रहे हैं, उनके सर के ऊपर में ना ही झोपड़ी है, खाने के लिए ना ही पर्याप्त खाना है,
पहनने के लिए ना ही पर्याप्त वस्त्र है, तो मैंने उनके लिए कुछ न कुछ सेवा कार्य चालू किया। उनको जाकर के मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई सिखाता था। तो फिर उसके वहाँ से जो मैंने स्टार्ट करके फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे माइंड में आया था कि व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ पॉवर्टी। आप 10-15 गरीब बच्चों को थोड़ा बहुत सिखा देंगे, किंतु दिस इज़ नॉट गोइंग टू चेंज द ओवरऑल सिचुएशन ऑफ इंडिया। भारत में ऐसे करोड़ों गरीब है, मैं अकेला कितने गरीब बच्चों को सिखाता रहूँगा। तो इसका कोई क्या बेटर सॉल्यूशन है? तो यह सॉल्यूशन मुझे हिस्ट्री की ओर ले गया, और हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग आखिर में मुझे स्वामी जी की जो इंसाइट है की इंसाइट कुछ कुछ वहाँ तक ले गई। तो यह जो पैसेज है, यहाँ पे स्वामी जी की जो अंडरस्टैंडिंग है, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग स्वामी जी's ओन माइंड। स्वामी जी के खुद को समझने के लिए, स्वामी जी की विचार सरणी को समझने के लिए तो यह इम्पोर्टेंट है ही है, किंतु साथ साथ में ही मेरा जो एक इंटेलेक्चुअल इवोल्यूशन हुआ उसमें भी दिस फॉर्म्स ए की पार्ट। तो हम शुरू करते हैं, सबसे पहले कुछ थियोरेटिकल बैकग्राउंड बिल्डअप कर देते हैं कि ह्यूमन सिविलाइजेशन इवॉल्व कैसे होती है, ह्यूमन सोसाइटी कार्य किस तरह से करती है। तो देखिए कि हमारा एक ट्राइबल एग्जिस्टेंस था। हजारों साल पहले हमारे जो पुरखे थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो हंटर गैदरर्स थे। एक जंगल में से दूसरे जंगल, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, एक वन में से दूसरे वन, एक मैदान में से दूसरे मैदान में वो विचरण किया करते थे। पशुओं का वध करके पशुओं का आहार करते थे, और कहीं कहीं पे पेड़ के ऊपर में निकले हुए ये जो फल वगैरह है, ये जड़ी बूटियाँ वगैरह है, उसका सेवन किया करते थे। तो वो एक हंटर गैदरर ट्राइबल एग्जिस्टेंस था। और यदि किसी भी ट्राइब को सक्सेस होना है तो ट्राइब का एक लीडर चाहिए, तो वो लीडर हुआ करता था उस ट्राइब का नेता। तो उसका कार्य क्या है एक्चुअली लीडर का, कि कौन सा ट्राइब कहाँ से कहाँ जाएगा, आज कहाँ से अभी शिकार किस तरह से करना है, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। तो शिकार करने के लिए वो तो इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा, थोड़ा वो यंग जो लड़के हैं अपनी ट्राइब के, उनको एजुकेट करना पड़ेगा। तो वो जो ट्राइबल लीडर है या तो जो हंट लीडर है, वो सबको गाइड करता था, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग दिया करता था, और फिर ट्राइब के भीतर में जो भी डिस्प्यूट होते हैं उसका वो सॉल्यूशन लाया करता था। तो एक ट्राइबल लीडर का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल था ट्राइब को मैनेज करने में। दूसरा ही इम्पोर्टेंट रोल था एक वाइज मैन या तो एक मेडिसिन मैन होता है। इसका क्या कार्य है कि जो अपने पुरखों का जो लर्निंग है, वो लर्निंग को पहले तो आत्मसात करना, सीखना, उसको अप्लाई करना, और फिर नेक्स्ट जनरेशन में उसको पास ऑन करना। तो किस तरह का लर्निंग, अभी मान लीजिए शिकार करते करते किसी शेर ने आकर के उसको काट दिया, तो फिर अभी शेर का जो है वो जो उसने यदि काटा है किसी को, तो फिर तो वो तो बड़ा ही लहलुहान हो जाएगा, जख्मी हो जाएगा। तो किस तरह से उसको ट्रीट किया जाए, ये जो हंटिंग एक्सीडेंट जितने भी होते हैं उसको किस तरह से ट्रीट करें। फिर ये जो बच्चा होने वाला है, तो फिर वो बच्चा होने में जो प्रेगनेंसी वगैरह में किस तरह से स्त्रियों को सहाय करे, उसके बाद में बीमारी आ जाती है तो उसको किस तरह से ट्रीट करे। उसके बाद में जो फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है कि ट्राइबल एग्जिस्टेंस का क्या अल्टीमेट मीनिंग है, क्या एक हायर अथॉरिटी ईश्वर या भगवान या तो गॉड है कि नहीं। तो ये जो मेडिसिन मैन होते थे, वाइज मैन होते थे, उनका यह सब रोल हुआ करता था कि वो तो थोड़ा बहुत मेडिसिन जानेंगे, थोड़ा बहुत एस्ट्रोनॉमी जानेंगे, थोड़ा बहुत ट्राइबल विस्डम उन लोगों में होगा। तो यह जो 2-3 लोग होते थे, वे लोग मिलकर के ट्राइब को चलाते थे। इन लोगों के पास में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की अथॉरिटी होती थी। अभी जैसे धीरे धीरे करके हमारा ट्राइबल एग्जिस्टेंस हम सेटल डाउन होते गए, गांव में सेटल हुए, शहरों में सेटल हुए, तो वैसे ही धीरे धीरे करके स्पेशलाइजेशन भी बढ़ा। अभी सभी लोगों को शिकार करने की ज़रूरत नहीं है,
कोई लोग कपड़े बुनेंगे, कोई लोग हथियार बनाएंगे, कोई लोग डॉक्टर का काम करेंगे, कोई लोग यह काम करेंगे, कोई लोग परिचर्या करेंगे, कोई लोग खेती करेंगे, तो कोई लोग है शिकार करेंगे। तो यह स्पेशलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ता गया, वैसे वैसे ही राजा का जो वहाँ पे एक नया पोजीशन खड़ा हुआ। जो ट्राइबल लीडर था वो यहाँ पे राजा था, या तो कहेंगे किंग था। अभी राजा का जो ऑथोरिटी है उसके सामने सब समय लोग कोई ना कोई क्वेश्चन करना न शुरू करे कि अच्छा ये राजा कौन है, वो होता कौन है, हमारे डिस्प्यूट में रेजोल्यूशन लाने वाला। यदि दो पड़ोसियों में झगड़ा हो गया तो राजा क्यों कहेगा कि यह आदमी सही है, यह आदमी गलत है। यदि जमीन को लेकर के कोई झगड़ा है तो राजा क्यों कहेगा कि यह इसकी जमीन है, यह उसकी जमीन है। ऐसा क्यों नहीं होगा कि जिसके पास में ज़्यादा शक्ति है वो कमज़ोर लोगों को मार करके उसकी ज़मीन हथिया ले। ऐसा क्यों नहीं होगा? तो एक्चुअली क्या है कि यदि सोसाइटी को लंबे समय तक चलना है तो ये माइट इज़ राइट, यानी कि जिसके पास में ज़्यादा शक्ति है, दो नेबर है, पड़ोसी है, उसमें एक पड़ोसी बड़ा शक्तिशाली है, एक दुर्बल है, या तो फिर एक विधवा है, तो शक्तिशाली व्यक्ति विधवा का जो मकान है उसको हड़प ले। ऐसा करने से फिर क्या है कि सिविलाइजेशन ही टूट जाएगा, ये राज्य जो चल रहा है राज्य टूट जाएगा। इसलिए राजा का हमेशा यह कार्य होता है कि कोई ना कोई नियम बनाए और इसी नियम के अनुसार राज्य का संचालन करे। तो अभी जैसे जमीन का डिस्प्यूट है कि यह जमीन किसकी है, तो बात ये नहीं है कि एक व्यक्ति शक्तिशाली है तो वो कमजोर को मार करके उसकी जमीन हत्या लेगा। प्रश्न है कि नियम क्या कहता है, किसके पूर्वज की जमीन थी, किसके पिताजी ने वहां पे काम किया, लॉ क्या कहता है राज्य का, उसके अनुसार राजा ठीक करेगा कि जमीन किसके हिस्से में जाएगी। तो वो जो है कि धीरे धीरे करके रूल ऑफ लॉ कहते हैं, जिसको नियम के अनुसार राज्य को चलना है, वरना तो यह राज्य टिक नहीं पाएगा। तो यह सब धीरे धीरे करके जो सिविलाइजेशन बढ़ती गई, उसमें देखिए कि ये जो राजा का जो कार्य है वो इतना ही इम्पोर्टेंट होता गया। किंतु देखिए कि जैसे जैसे सिविलाइजेशन का एडवांसमेंट हुआ, खास करके यूरोप में, तो हमने देखा कि ये प्रिंटिंग प्रेस है, फिर ये कम्युनिकेशन के माध्यम से, जैसे कि टेलीग्राम है, जैसे कि न्यूज़पेपर है, जैसे कि किताबों का छपना है, जैसे कि ये ट्रैवल, ये रोड वगैरह बनना शुरू हुआ। इससे ट्रैवल इतना आसान होता गया कि ये कम्युनिकेशन, नॉलेज, इंफॉर्मेशन चारों ओर फैलता गया। पहले के ज़माने में ऐसा था कि कम्युनिकेशन आसान नहीं था, यह यात्रा करनी आसान नहीं थी, एक गांव की इंफॉर्मेशन दूसरे गांव नहीं जाती थी, बस राजा ही अपने गुप्तचर को भेज करके सब इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया करते थे, वरना मेरे पड़ोसी गांव में क्या हो रहा है मुझे ही नहीं पता होता था। मैं पड़ोस वाले गांव में रहता हूं फिर भी, क्यों? क्योंकि यात्रा कठिन है, बीच में जंगल है, पशुओं का डर है, लुटेरों का डर है, फिर वो कम्युनिकेशन आजकल की तरह मोबाइल, व्हाट्सएप वगैरह तो थे नहीं कि फट फट करके न्यूज़ वहाँ से यहाँ आ जाए। तो लोगों के भीतर में अपने आसपास में क्या हो रहा है उसके बारे में अज्ञान था, किंतु राजा को यह सब इंफॉर्मेशन होती थी। अपने गुप्तचर को भेज करके, अपनी सेना को भेज करके वो खबर इकट्ठा करता था। अभी जिसके पास में नॉलेज है उसके पास में पावर भी है। तो राजा के पास में एक समय था कि एब्सोल्यूट पावर था, यहाँ तक कि ये किंग रूल्स बाय डिवाइन राइट, ऐसा कहा जाता था कि ईश्वरीय आदेश से राजा राज करता है। जितने भी पुरानी सिविलाइजेशन में देखिए, वो भारत में हो कि चाइना में हो, न कि यूरोप में हो, हमेशा कहा जाता है कि जो राजा राज सिंहासन के ऊपर में बैठा है उसके पास में कोई ना कोई ईश्वरीय मैंडेट है, डिवाइन मैंडेट है, ईश्वरीय आदेश है, और सबको राजा की आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यह सोसाइटी चलेगा ही नहीं। यदि आप राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना शुरू करें तो समाज में इतनी भयानक अराजकता फैल जाएगी, इतना बड़ा क्योस फैल जाएगा, इतना बड़ा डिस्टरबेंस फैल जाएगा कि शत्रु आकर के इजीली हमला करके हमको जीत लेंगे।
तो यह धर्म, ये डिवाइन मैंडेट, राजा का पावर, यह एक ऑथोरिटी मिला करके एक ऐसा खड़ा हुआ ऑथोरिटी कि जो कि राज्य में शांति स्थापित कर सकता है। आप थोड़ी क्षण के लिए भी आप इसका आप घर में देखिए। घर में यदि मान लीजिए कि माँ और पिताजी के 3-4 लड़के हैं, बच्चे हैं, उनके संतान है, तो थोड़ी जब यदि माँ पिताजी थोड़ा समय यदि बाहर में जाएंगे, घर में 4-5 लड़कों को अकेला छोड़ देंगे, थोड़ी ही देर में इनमें झगड़ा होना, कुछ ना कुछ विवाद होना शुरू हो जाएगा। एक बच्चा बोलेगा यह मेरा खिलौना है, तो दूसरा बच्चा बोलेगा नहीं ये मेरा खिलौना है। और बच्चों में देखिए ऐसा है कि 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों को आपने 4 खिलौने दिए, तो वो नहीं, उस बच्चों का नेचर ही ऐसा होता है कि मेरे भाई के पास में, मेरे मित्र के पास में कौन सा खिलौना है, मुझे वही वाला चाहिए, मुझे अपना वाला नहीं चाहिए। तो थोड़ी ही देर में चारों भाई बहन में झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। और फिर क्या होगा, जो सबसे बड़ा है वो दूसरों को मार करके उनका खिलौना छीन लेगा। तो इसीलिए माँ पिताजी का प्रेजेंस चाहिए सब समय कि बच्चों को डिसिप्लिन करे, अपने लड़कों को, अपनी लड़कियों को। स्कूल में जाइए, स्कूल में देखिए टीचर थोड़ी देर के लिए क्लास में से चले जाते हैं तो कितना हल्ला गुल्ला चालू हो जाता है। कोई मारामारी करेगा, कोई इधर से उधर दौड़ा दौड़ी करेगा, कोई झगड़ा करेगा, कोई बातें करेगा, ये हल्ला गुल्ला चालू हो जाएगा। और जैसे ही टीचर आते हैं सब शांत हो जाएगा। यानी कि यदि आपको कहीं पे भी डिसिप्लिन मेंटेन करना है, कहीं पे भी आपको थोड़ा बहुत डेवलपमेंट करना है, तो एक ऑथोरिटी फिगर चाहिए ही चाहिए। यदि यह ऑथोरिटी नहीं है, चाहे वो माँ पिताजी की ऑथोरिटी हो भाई बहनों के बीच में, यदि वो टीचर की ऑथोरिटी हो एक क्लास में, यदि आप अपने गांव में, शहर में रहते हैं तो ये पुलिस वाले हैं या तो फिर ये पॉलिटिशियन है, उन सब की ऑथोरिटी हो, कोई भी ऑथोरिटी हो, वो चाहिए ही चाहिए। वरना तो थोड़ी ही समय के बाद में वहाँ पे ऐसा एक अराजकता, एक ऐसा केओस फैलना शुरू हो जाएगा कि वो गांव, वो सोसाइटी, वो समाज पूरा गड्ढे में जाकर के गिरेगा। तो यह ऑथोरिटी का कार्य है कि नियमों का पालन करवाना। यदि अभी जैसे देखिए कि रुपये पैसे की लेन देन है, आज आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको 50 रुपये देता हूँ, 1 किलो मुझे टमाटर दीजिए इसके सामने, 1 किलो की 5 किलो, 50 में जितने आते हो। अभी वो सामने वाला दुकान वाला उसने आपके 50 रुपये ले लिए और फिर कहा कि मैं आपको 1 किलो नहीं दूंगा जो कि 50 रुपये में आते हैं, मैं आपको आधा किलो दूंगा। तो हम तो नाराज हो जाएंगे, कहेंगे कि अरे तुमने कहा कि 50 रुपये में 1 किलो मिलेगा, अभी तुम आधा किलो दे रहे हो। तो फिर अभी और यदि नहीं मानता है दुकान वाला तो आप क्या कर लेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा क्या उसके साथ में झगड़ा करने को जाएंगे, मारामारी करने को जाएंगे, न कि किसी पुलिस वाले को जाकर के कंप्लेन करेंगे कि यह मेरे साथ में अन्याय हो रहा है। देखिए कि यदि ऑथोरिटी है किसी भी सोसाइटी में, किसी भी शहर में, तो वो ऑथोरिटी के भय की वजह से सभी लोग अपना कार्य करेंगे। तो यदि वो कहते हैं ना, मृत्यु के भय से ये सूर्य चंद्र अपना गति चालू रखते हैं, यमात धावतो चंद्र, ऐसा कुछ है। एनीवेज, तो हमेशा एक ऑथोरिटी का भय, ऑथोरिटी का डर होता है। तो दुष्ट लोग हैं जो कि संयम में रहते हैं, जो कि समाज है वो ठीक ठाक चलता रहता है। जो लोग कमज़ोर है, जो लोग निर्बल है, वे लोग आसानी से जी सकते हैं, बिना किसी खतरे के जी सकते हैं। तो यह ऑथोरिटी हो गया। अभी स्वामी जी कहते हैं कि देखिए कि भारत के साथ में सबसे बड़ी दुर्घटना क्या हुई है। यूरोप में क्या हुआ पहले तो यह देख लेते हैं। यूरोप में भी राजा थे, किंतु जैसे जैसे ये इंफॉर्मेशन, मॉडर्न साइंस का फैलावा होता गया, लोगों के भीतर में जागृति आती गई। लोग कहते हैं कि अच्छा, राजा तो अपना कार्य कर रहा है वैसे कि नियम कानून की रक्षा करने का, किंतु साथ साथ में वो लोगों का शोषण भी कर रहा है। लोगों का शोषण करके अपनी अपनी जाहो जलाली, अपनी लग्जरी बढ़ा रहा है, जो कि यूरोप में खास करके होना शुरू हो गया था। राजा जब तक ठीक ठीक कार्य करता है तब तक तो ठीक है, किंतु राजा यदि उसका मति बिगड़ता है, उसका बुद्धि बिगड़ता है, तो वो पूरे राज्य को खत्म कर देगा। यानी ये दूसरा एक खतरा है। जब तक अभी देखिए 2 खतरे हैं मनुष्य समाज के सामने।
यदि राजा या तो कोई ऑथोरिटी फिगर नहीं होती है तो वहाँ के जितने भी सिटीजन है आपस में झगड़ा करके मर जाएंगे। और यदि राजा यदि अन्याय करता है तो वो राजा के अन्याय से समाज खत्म हो जाएगा। तो आदर्श उपाय क्या है समाज को टिकने के लिए? पहले तो एक ऑथोरिटी हो, राजा हो, किंग हो, और दूसरा कि वो ऑनेस्ट हो, अपना कार्य वो ठीक ठाक करता रहे। यदि राजा अपना कार्य ठीक नहीं करता है, ऐशो आराम में डूब जाता है, भोग विलास में डूब जाता है, राज्य की खबर नहीं लेता है, राज्य में क्या अन्याय हो रहा है इसके प्रति उसका कोई नज़र नहीं है, या तो फिर वो खुद बाहर जाकर के अन्याय करना शुरू करता है। वो यदि जिसका धन उसको अच्छा लगा उसका धन छीन लिया, जिसकी जमीन अच्छी लगी उसकी जमीन छीन ली, जिसकी स्त्री अच्छी लगी उस स्त्री को छीन लिया। यदि राजा यह सब करना शुरू करेगा तो समाज फिर भी डूब जाएगा। यानी कि दो भयानक खतरे हैं किसी भी मनुष्य समाज के सामने, राजा का नहीं होना और राजा का अहितकर राजा होना, या तो फिर वो करप्ट राजा होना। यह दो खतरे हैं। और समाज का भला किस में है कि एक ऑनेस्ट राजा हो जो कि सब तरह के नियमों का पालन करके प्रजा का पालन पोषण करे, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ वो बनाए रखे। इसीलिए भारत में यह राम राज्य की कल्पना है। भगवान राम किस तरह के राजा थे कि अपने शहर में, अपने राज्य में जितने भी गरीब लोग हैं उन सबको न्याय, उन सबको एक तरह से भोजन आहार समय पे मिलता था। जो लोग कमज़ोर हैं, यदि दुष्ट लोग उनका शोषण करना चाहते हैं तो कमज़ोर लोगों को न्याय मिलेगा। यदि बाहर से कोई आकर के आक्रमण करेगा तो राजा उनकी रक्षा करेगा। यह जो सब राज्य चलाने के बेसिक नियम थे, या तो जो कि फंडामेंटल नियम है, वो सबका पालन जहाँ पे होता है तो उसको हम आजकल राम राज्य कहते हैं, पहले भी कहते थे। तो अभी देखिए कि यूरोप में क्या होना शुरू हुआ। यूरोप में जैसे जैसे प्रजा में जागृति आती गई, उन्होंने देखना शुरू किया कि कोई कोई राजा इतने भयानक करप्ट है कि यदि हम राजा को हटा करके सत्ता अपने खुद के हाथ में नहीं हथिया लेंगे तो हमारा देश संपूर्ण रूप से विनाश हो जाएगा। तो उस समय कुछ कुछ थियोरेटिशियन है, उन लोगों ने इस तरह से लिखना शुरू किया कि हमने तो अभी तक राजाशाही को ही देखा है, किंतु क्या डेमोक्रेसी भी हो सकती है क्या? कि डेमोक्रेसी में क्या हो कि प्रजा के पास में शक्ति हो, प्रजा अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करे, और ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो प्रजा की सहमति से प्रजा का मत लेकर के राज्य शासन चलाए, गवर्नेंस चलाए। क्या ऐसा हो सकता है? तो उसके पीछे का जो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है वो डालना शुरू हुआ, और धीरे धीरे करके राजाओं को हटा करके, कहाँ अभी फ्रांस है, ब्रिटेन है, इन दोनों देश में उन्होंने अपने राजा का कत्ल कर दिया, वध कर दिया, और किसी तरह का एक रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम इम्प्लीमेंट किया। अमेरिका में भी देखिए कि ब्रिटेन का राज्य था तो अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ में युद्ध करके ब्रिटिश को भगा दिया और एक रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम को, डेमोक्रेसी को इंस्टॉल किया। अभी ये जो ट्रांजिशन है कि राजाशाही में से डेमोक्रेसी, उस दोनों में एक फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? देखिए कि जहाँ तक राजाशाही है, जहाँ तक एक डिक्टेटर है जो कि अपनी खुद की ईश्वरीय सत्ता मेरे पास में है राज्य करने की, और आप सबको मेरी बात सुननी ही होगी वरना तो फिर मैं आपको दंड दूंगा, इस तरह से यदि किसके पास में डिक्टेटोरियल पावर है तो वहाँ पे क्या है कि यदि राजा के पास में विद्या है तो चल जाएगा, क्योंकि राजा को पता होना चाहिए कि राज्य शासन करने का धर्म क्या है, राजा को पता होना चाहिए कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, राजा को पता होना चाहिए कि अपने पुरखों का जो ये विजडम है, पुरखों का जो नॉलेज है उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना। यानी यदि राजा सिर्फ एक पढ़ा लिखा हो तो काम चल जाएगा, राज्य बड़ा सुंदर रूप से चलेगा। किंतु रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है कि प्रजा को पढ़ाई लिखाई करने की आवश्यकता है,
क्योंकि यदि प्रजा पढ़ी लिखी नहीं होगी, लोग एजुकेटेड नहीं होंगे, तो वो किस तरह के निकम्मे रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे। ये रिप्रेजेंटेटिव जो कि इलेक्शन लड़ते हैं, हमको पता है कि लोगों के भोलपन का फायदा उठा करके किस तरह से उनके वोट छीन लेते हैं। वो लोग किस तरह से लोगों को भ्रमित करते हैं, किस तरह से लोगों को भड़काते हैं, किस तरह से लोगों को मिसगाइड करके उनके वोट ले लेते हैं। तो मुझे कोई मिसगाइड करके एक क्रिमिनल व्यक्ति, एक धूर्त व्यक्ति, एक ठग मेरा वोट न ले ले, इसके लिए मुझे बड़ा ही एजुकेटेड होना आवश्यक है। यदि मैं एजुकेटेड नहीं हूं तो मैं किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन को वोट नहीं दूंगा। वरना तो जैसे बहुत सारी डेमोक्रेसी की ये कहानी है कि शराब की एक बोतल दे दो और उसका वोट ले लो, तो फिर ये शराब की बोतल बांट करके वोट लेना यह चालू न हो जाए, तो फिर एक सही एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति, एक विद्वान व्यक्ति, एक बुद्धिशाली व्यक्ति, एक जस्ट पर्सन वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन करके पार्लियामेंट में जाए, इसके लिए मुझे एजुकेटेड होना आवश्यक है। तो देखिए कि किस तरह से ये ट्रांजिशन हुआ है राजाशाही में से डेमोक्रेसी की ओर। राजाशाही में यदि राजा ऑनेस्ट है, यदि राजा पढ़ा लिखा है, यदि राजा के पास में सब नॉलेज है, हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, लॉ का, नियम कानून का, तो वो काम चल जाएगा। किंतु मॉडर्न डेमोक्रेसी में, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में प्रजा को एजुकेटेड होना चाहिए। यदि प्रजा एजुकेटेड नहीं है तो वही ठग लोग प्रजा का वोट ले लेंगे। तो यह ट्रांजिशन है एजुकेशन फॉर द किंग टू द एजुकेशन फॉर द पीपल। राजा के पास में शिक्षण हो, वहां से लेकर के प्रजा के पास में शिक्षण हो, यह ट्रांजिशन आज के आधुनिक युग में हुआ है। उस समय सिर्फ राजा अकेला पढ़ा लिखा होगा, पूरी प्रजा अनपढ़ होगी तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग राजा को करना है, प्रजा का कोई इनपुट नहीं है, प्रजा का कोई उसमें सलाह मशवरा नहीं है, प्रजा का उसमें कोई रोल नहीं है। आज किंतु प्रजा, अभी हमारे रिप्रेजेंटेटिव, उनको कोई भी लॉ बनाना है तो उनको इसके लिए कंसेंसस खड़ा करना पड़ेगा, लोगों का मत खड़ा करना पड़ेगा। आजकल देखिए कि इलेक्शन लड़े जाते हैं किसी चुनावी मुद्दे को लेकर के, किसी एजेंडा को लेकर के, कि हम यदि इलेक्ट होकर के आएंगे तो इकोनॉमी में इस तरह से हम सुधार करेंगे, यदि हम इलेक्ट होकर के आएंगे तो इस तरह के लॉस पास करेंगे, यदि हम इलेक्ट होकर के आएंगे तो इसके साथ में युद्ध करेंगे। वॉटेवर प्रॉमिस आप करें। आजकल के प्रॉमिस और आजकल के जो चल रहा है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, वो तो आप सबको पता ही है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न बहुत सारे लोग ये करते हैं कि यह जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो झूठ मूठ का प्रॉमिस करके इलेक्ट होकर के आ जाते हैं, यानी कि डेमोक्रेसी खतरे में है। नहीं, डेमोक्रेसी इसके लिए खतरे में कभी नहीं आती कि कोई झूठा प्रॉमिस करके इलेक्ट होकर के आ जाता है। डेमोक्रेसी तो तब खतरे में आएगी कि जब लोगों की बिना मर्जी के उनका वोट छीन लिया जाएगा। यदि मैं जानबूझ करके आंख खोल करके किसी ठग को, किसी मिथ्यावादी को, कोई झूठ बोलने वाले को वोट देता हूं, तो वो तो मेरा चॉइस है। डेमोक्रेसी मुझे ये राइट देती है कि मैं किसी ठग को भी चुनूं, किसी क्रिमिनल को भी चुनूं, किसी वो झूठे मक्कार आदमी को भी चुनूं, किसी करप्ट व्यक्ति को भी चुनूं, या तो फिर किसी बहुत अच्छे व्यक्ति को चुनूं। दैट राइट मुझे मेरे पास में है सिटीजन के रूप में। यह डेमोक्रेसी है। फिर आप ये ऐसा डेमोक्रेसी लाने के बाद में यह नहीं कह सकते कि यह जो प्रजा ही अनपढ़ है इसके लिए उन्होंने धूर्त लोगों को चुना है, तो फिर डेमोक्रेसी कोई अर्थ की नहीं। आजकल बहुत सारे जो ये लोग हैं ना, ऐसा कहना शुरू कर दिए हैं कि डेमोक्रेसी काम नहीं कर रही क्योंकि लोग मूर्ख है, लोगों को पटा करके ये धूर्त लोग अपना वोट ले लेते हैं। इसके लिए बेटर है कि फिलहाल कुछ समय के लिए डेमोक्रेसी को बंद करो, फिर से कोई एनलाइटेंड डिक्टेटरशिप लेके आओ। ये जो पुराना आइडिया है राम राज्य का, कि एक ऐसा राजा लेके आओ जो कि बड़ा ही ऑनेस्ट हो, बड़ा ही स्ट्रांग हो, बड़ा ही फेयर हो,
अपने डीलिंग्स में। इसीलिए आजकल ये फिर डिक्टेटरशिप ज़्यादा चलती है। रशिया में देखिए, चाइना में देखिए, और भी बहुत सारी जगह पे अभी आजकल डिक्टेटरशिप का बड़ा गुणगान गाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग तो मूर्ख है, किसी भी धूर्त को चुन करके ले आएंगे। इसकी वजह कोई फिलोसोफर किंग, यह एक कॉन्सेप्ट अमेरिका वेस्टर्न यूरोप में था। ये फिलोसोफर किंग कौन है? तो वो इस तरह का राजा जिसके पास में फिलोसॉफी भी है और राज्य चलाने की प्रैक्टिकल सेंस भी है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो फिलोसोफर है उसको समझ में नहीं आता कि एक्चुअल राज्य कैसे चलाया जाए, और जो एक्चुअल राज्य चलाने की जो डे टू डे इम्प्लीमेंटेशन करने की एग्जीक्यूटिव स्किल जिसमें है, उसको यह समझ में नहीं आता कि ये फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड क्या है राज्य शासन के पीछे का, हिस्टोरिकल एक बैकड्रॉप क्या है, उसको वो समझ में नहीं आता। किंतु एक आदर्श राजा ऐसा हो जो कि हो फिलोसोफर किंग, उसके पास में फिलोसॉफी की भी शक्ति हो और उसके पास में एग्जीक्यूटिव एबिलिटी भी हो। ये फिलोसॉफिकल विद्वता और एग्जीक्यूटिव एबिलिटीज, यह दोनों यदि किसी में हो जाता है तो वो सर्वश्रेष्ठ रूलर वो प्रूव होगा, साबित होगा। तो यह यूरोपियन आइडिया है। अपने यहाँ पे राम राज्य है कि भगवान राम की तरह धार्मिक भी हो और साथ में राज्य शासन करने की क्षमता भी हो, और यदि रावण जैसा कोई दुष्ट व्यक्ति के साथ में झगड़ा हो जाए तो उसकी पिटाई करके उसको थोड़ा बहुत अकल देने की भी क्षमता हो। तो यह हो गया राम राज्य की कल्पना अपने यहाँ पे, और वहाँ पे है ये फिलोसोफर किंग की कल्पना। तो ये जितने भी थियोरेटिकल आप सॉल्यूशन लाएंगे वो सब लोग कहेंगे कि झूठ मूठ का डेमोक्रेसी आपने लोगों के सामने रख दिया है। ये डेमोक्रेसी में जितने भी लोग इलेक्ट होकर के आते हैं उसमें से आधे करप्ट होते हैं, आधे मूर्ख होते हैं, आधे नासमझ होते हैं। कोई काम की नहीं है डेमोक्रेसी। जिस देश में डेमोक्रेसी है देखेंगे कि कुछ चंद देश ही उसमें से इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, मिलिट्री प्रोग्रेस कर पाते हैं, अदरवाइज ज़्यादातर डेमोक्रेसी डिसफंक्शनल होती है। चलो हम फिर से डिक्टेटरशिप की ओर चले जाए। यह आजकल का विचार है, यानी कि देखिए कि किस तरह से ये हिस्टोरिकल इवोल्यूशन हुआ है। एक तो था राजाशाही, जबकि एक ऑनेस्ट राजा राज्य करता था। फिर इस राजाओं में जैसे जैसे करप्शन आना शुरू हुआ, इस करप्ट राजाओं ने प्रजा का शोषण करना शुरू किया। खास करके यूरोप में एक जो प्रजा ने इकट्ठा होकर के राजा का वध कर दिया और फिर प्रजा ने राज्य शासन छीन लिया। अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से उन्होंने राज्य करना शुरू किया। और यह जो दो सबसे इंपॉर्टेंट जगह पे हुआ है वो है ब्रिटेन और फ्रांस। फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन और ब्रिटेन में देखिए कि क्रोमवेल का रेवोल्यूशन, जिसने कि उस समय के राजा का सर काट दिया था। तो और फिर बाद में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कि उन्होंने देखा कि ये कॉलोनियल पावर आकर के हम पे राज्य कर रहा है, कॉलोनियल पावर को हटाओ, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टिव डेमोक्रेसी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करो। तो फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका, यह तीन आज के सबसे बड़े उदाहरण है कि प्रजा ने राजा के हाथ में से शासन छीन लिया हो और अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से शासन कर रहा हो। किंतु फिर यही डेमोक्रेसी बाकी सब देश में जैसे जैसे फैलना शुरू हुआ, जहाँ पे कोई भी डेमोक्रेसी का यह नहीं था। जैसे देखिए ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, तीनों में क्या है कि पिछले 200, 300, 400 सालों से एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग फिलोसॉफिकल मूवमेंट चलता आ रहा है कि गवर्नेंस कैसे की जाए, लोगों के प्रजा में क्या क्या गुण होने चाहिए जिससे कि ये डेमोक्रेसी है या तो रूल बाय पीपल है, फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल, ये जो अब्राहम लिंकन का है कि वो किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। तो लोगों को तो एजुकेट होना होगा। यदि प्रजा एजुकेटेड नहीं है तो किस तरह से वे लोग एजुकेटेड रिस्पॉन्सिबल रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे। तो वो इन वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका दोनों में ये ग्राउंड अप डेमोक्रेसी आया है कि हाँ, पहले प्रजा धीरे धीरे करके मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मॉडर्न मीन्स ऑफ प्रिंटिंग है, ये न्यूज़पेपर है वगैरह वगैरह से प्रजा बड़ी ही जागरूक हो गई। फिर इस जागृत प्रजा ने ग्रास रूट से ये डेमोक्रेसी प्रारंभ की है। किंतु देखिए कि 1945 के बाद में, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, यह डेमोक्रेसी बहुत सारे देश में
ऊपर से डाली गई, टॉप डाउन डाली गई। जैसे वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका में ग्राउंड अप फिलोसॉफी स्टार्ट हुई है, ग्रास रूट मूवमेंट से ये डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई है, तो ये एशिया के काफ़ी देशों में, अफ्रीका में ये टॉप डाउन डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई है। भारत में ही देखिए, जवाहरलाल नेहरू है, महात्मा गांधी है, इवन सरदार पटेल है, जो कि कांग्रेस के फर्स्ट लेवल के जो नेता थे, वो सभी यूरोपियन डेमोक्रेसी से प्रभावित थे। तो उन्होंने सोचा कि एक बार ब्रिटिश भारत में से जाते हैं तो भारत में किस तरह से राज्य होना चाहिए। जो पहले की तरह एक सम्राट था, एक राजा था, वो राजाशाही फिर से वापस लानी है कि यूरोप की तरह डेमोक्रेसी लानी है। तो उन्होंने ठीक किया कि यूरोप की तरह डेमोक्रेसी लाई जाए, भारत में डेमोक्रेसी लाई गई। किंतु जो डेमोक्रेसी का जो फंडामेंटल जो सिद्धांत था कि लोगों को एजुकेटेड होना चाहिए, वरना तो अनएजुकेटेड अनपढ़ लोगों को मूर्ख बना करके ठग लोग इलेक्ट हो जाएंगे, इसके सामने आप कुछ नहीं कर सकते, पूरा डेमोक्रेसी करप्ट हो जाएगा, पूरा गवर्नेंस करप्ट हो जाएगा। तो वो हमने भविष्य के लिए रख दिया कि पहले तो ऊपर से डेमोक्रेसी डाल दो, बाद में फिर धीरे धीरे करके ये ग्राउंड लेवल पे एजुकेशन फैलेगा। तो यह भारत में तो चलिए कि हमारी आध्यात्मिक परंपरा, ठाकुर माँ स्वामी जी का आगमन, और हजारों सालों से पहले भी तो भारत में डेमोक्रेसी देखिए कि ये जो पंचायत प्रथा है, वो ग्राम लेवल पे डेमोक्रेसी तो हमेशा से थी। तो भारत में तो ये डेमोक्रेसी फिर भी कैच कर गई। किंतु ज़्यादातर एशिया और अफ्रीका के कंट्रीज में देखिए कि जहाँ पे ऊपर से डेमोक्रेसी डाली गई है, किंतु वो डेमोक्रेसी आइधर कंप्लीटली करप्ट निकली है, या तो फिर आर्मी ने वो शासन अपने हाथ में ले लिया है, ना ही कोई ना कोई डिक्टेटर ने वो शासन अपने हाथ में ले लिया। अपने पड़ोसी देशों को ही देखिए कि आर्मी किस तरह से रूल करती है। डेमोक्रेसी नाम की है, सुप्रीम कोर्ट नाम की है, ये आपकी पार्लियामेंट सिर्फ नाम की है, प्राइम मिनिस्टर नाम का बैठा हुआ है। असली पावर तो जो आर्मी जनरल होते हैं, आर्मी का जो कमांडर होता है, उनके हाथ में है। तो ज़्यादातर जगह पे डेमोक्रेसी फेल हुई। भारत में सक्सेसफुल इसीलिए हुई क्योंकि हमारी ये आध्यात्मिक धरोहर है बोल करके। तो यहाँ पे स्वामी जी ये जो क्रुशियल पॉइंट है उसके ऊपर में वो प्रकाश डालते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि देखिए कि वो राजाशाही का एक समय था, जबकि एक फिलोसोफर किंग की एक राम राज्य चलता था। राजा के पास में दोनों चीजें थी, एग्जीक्यूटिव पावर भी था और विजडम भी था, जिसकी वजह से वो राज्य करता था। किंतु वो समय तो बीत गया, आज का समय है डेमोक्रेसी का। किंतु यदि आपको डेमोक्रेसी ठीक ठीक चलानी है तो आपको प्रजा में कंसेंसस खड़ा करना पड़ेगा। प्रजा ही यदि बटी हुई है तो वो तो किस तरह से वो राज्य चलेगा। प्रजा में तो एक कंसेंसस यानी कि एक मत होना चाहिए। प्रजा सभी लोगों को इकट्ठा होकर के बोलना है कि यहाँ पे इसको सभी के लिए राइट है, स्त्रियों के लिए भी राइट है, जो पददलित है उनके लिए भी राइट्स है, जो लोग कमजोर है उनके लिए भी राइट्स है। नात जात, ये धन संपत्ति वैभव, ये आपका कौन सी जाति में बर्थ हुआ है, किसके वहाँ पे जन्म हुआ है, वो सब कुछ नहीं चलेगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऐसा होना चाहिए, इक्वल राइट्स फॉर ऑल एंड ऑफ कोर्स इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल। तो यह तीन तो होना ही चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल राइट्स एंड इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये जो कॉमन कोड होना चाहिए, कॉमन नियम होने चाहिए, जिसकी वजह से पूरा देश चले। तो ये कॉन्सेंसस जो है, एक मतता, वो कब खड़ी होगी? जबकि प्रजा पढ़ी लिखी होगी। जब तक प्रजा पढ़ी लिखी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तब तक डेमोक्रेसी कार्य नहीं करेगा। तो ये आज का जो मॉडर्न प्रॉब्लम है, आज का ज़्यादातर देशों में देखिए कि कुछ कुछ पिछले 5-10 साल में डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग चल रहा है। अर्थात कि जहाँ जहाँ पे डेमोक्रेसी अब तक चल रही थी, वहाँ पे वहाँ के इलेक्टेड लीडर्स में इतना भयानक करप्शन दिख रहा है कि लोग अपने से ग्राउंड लेवल से बोलना शुरू करते हैं कि अरे आर्मी को दे दीजिए, किसी डिक्टेटर को बिठा दीजिए, किसी राजा को ले आइए, या करप्ट लोग तो देश को खत्म कर देंगे। इस तरह की बातें आजकल बहुत सारी जगह पे चलती है। तो यहाँ पे हम फिर से वही न चले जाए पुरानी प्रथा में कि आज तो एक अच्छा डिक्टेटर आया, किंतु कल कोई पागल आ जाएगा तो सबको खत्म कर देगा।
बेटर है कि प्रजा को एजुकेट करो, जैसे जैसे प्रजा एजुकेट होगी वैसे वैसे वे लोग एजुकेटेड रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे। अदरवाइज तो फिर वही दोनों ओर से प्रॉब्लम। आप यदि अनएजुकेटेड लोग हैं वो यदि किसी राजा को भी बिठा देंगे तो राजा करप्ट निकलेगा, और यदि किसी को वोट भी देते हैं मूर्ख आदमी, किसी धूर्त व्यक्ति को तो वो धूर्त व्यक्ति भी करप्ट निकलेगा। तो ये प्रॉब्लम यह नहीं है कि आपको राजाशाही में जाना है न कि डेमोक्रेसी में जाना है। प्रॉब्लम है कि प्रजा को एजुकेटेड होना है, अपने राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में जागृत होना है, पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हिस्ट्री है, क्या जियोग्राफी है, क्या पॉलिटिकल सिचुएशन है, इकोनॉमी कैसे काम करती है। आजकल लोगों को हजार हजार रुपया दे दो, फिर आपको ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, ना ही आपको कोई एंटरप्रेन्योरशिप चालू करनी है, ना ही इनोवेशन एंड डिस्कवरी करनी है। बस लोगों को पैसा दो, लोगों का वोट ले लो। यह जो ट्रांजैक्शनल अप्रोच है यह सब धीरे धीरे करके कम हो। प्रजा अपने जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, उनको कहे कि आप यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट करवाइए, हमको इस तरह से ये पैसा नहीं चाहिए कि सबको हजार हजार रुपया देके हमारा वोट ले लो, ऐसा नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कीजिए, मैन्युफैक्चरिंग लेके आइए, इनोवेशन एंड डिस्कवरीज लेके आइए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रचार कीजिए, तब कहीं जाकर के हमारा देश आगे बढ़ेगा। यह डिमांड जब भी प्रजा के भीतर में होगी, सिटीजन के भीतर में होगी, तभी तो वो देश आगे बढ़ेगा, वरना तो फिर दोनों तरीके से गड्ढे में गिरा। यदि डिक्टेटरशिप को लेके आए फिर से आज के युग में तो डिक्टेटर करप्ट निकलेंगे। देखिए अब पड़ोसी देशों की वही हालत है। पहले तो डेमोक्रेसी करप्ट निकली, उसके बाद में जो आर्मी के हाथ में राज्य आया तो आर्मी भी करप्ट निकली। आर्मी यानी कि वो जो कमांडर होते हैं आर्मी के वे लोग, तो जो मूर्ख होते हैं, जो लोग अनपढ़ होते हैं, उनको लूटने वालों की कोई कमी नहीं है। तो स्वामी जी कहते हैं कि व्हाट इज द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है कि लोगों को एजुकेट करना। जब लोग एजुकेट होंगे तब लोगों के भीतर में एक कंसेंसस प्रकट होगा, एक मतता प्रकट होगी, उनके भीतर में अपनी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए अवेयरनेस आना शुरू होगी, और फिर इसी अवेयरनेस के साथ में वे लोग डिसीजन करेंगे कि मुझे किसको इलेक्ट करना है। और फिर बात सिर्फ ये नहीं है किसको इलेक्ट करना है, मैं खुद यदि इलेक्शन में खड़ा रहना चाहूं तो फिर मेरे पास में तो वो एक होना चाहिए, एक इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए कि किस तरह से लोगों के साथ में जाकर के बात करनी है, किस तरह से मुझे अपना जो एरिया है, यदि इस शहर में मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का या तो फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का, एमएलए या तो एमपी, तो मेरा जो मत है, मेरे ये जो मतदार है, उन लोगों के भीतर में मुझे किस तरह से कंसेंसस खड़ा करना है, उन लोगों के भीतर में मुझे किस तरह से अपनी पॉलिसीज रखनी है कि यदि मैं इस शहर में एज ए एमएलए इलेक्ट होकर के आऊँगा तो यहाँ पे रास्ते में जो गड्ढे गिर गए हैं वगैरह है उसको मैं ठीक कर दूंगा, पानी की बिजली की समस्या है उसमें आपको सहाय करूंगा, हॉस्पिटल नहीं ठीक से चल रहे हैं तो वो जाकर के एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करूंगा, स्कूलों में यदि करप्शन है, टीचर बहुत सारी स्कूल होती है कि बहुत ज़्यादा पैसा तो ले लेगी किंतु ठीक पढ़ाएगी नहीं, तो स्कूलों में जो प्रॉब्लम है उसको मैं ठीक करूंगा, बिजली पानी की समस्या है उसको ठीक करूंगा। यह मैं अपनी पॉलिसी उनके सामने रखूं, उनके पास में से एक कंसेंसस खड़ा करवाऊं जिससे कि वे लोग मुझे मत दे। उसके लिए भी तो मुझे एक इंटेलेक्चुअल चाहिए एबिलिटी। तो वो ग्राउंड लेवल से किस तरह से लीडर खड़े हो, ग्राउंड लेवल पे किस तरह से जनता में, मतदारों में अवेयरनेस आए, उसके लिए सबसे फंडामेंटल जो आवश्यकता है दैट इज एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन। तो यह एक छोटा सा पॉइंट है, किंतु विद इन दिस स्मॉल पॉइंट स्वामी जी ने पूरे हिस्ट्री को ठीक करके उनका सॉल्यूशन हमारे सामने रख दिया है। फिर से यदि इस पॉइंट को हम एक समराइज करें तो स्वामी जी कहते हैं कि पहले के राजा थे जिनके पास में राज्य था, और राजा कभी अच्छा भी होता था, राजा कभी बुरा भी होता था, तो बुरे राजाओं को तंग आकर के हमने डेमोक्रेसी लाए। किंतु डेमोक्रेसी में भी देखिए कि वेस्टर्न यूरोप में और अमेरिका में डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है क्योंकि वहाँ की प्रजा एजुकेटेड है, वहाँ के लोगों को, प्रजा को आप इजीली मूर्ख नहीं बना सकते, तो इसलिए वे लोग एनलाइटन्ड रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। किंतु एशिया में, अफ्रीका में जोर जबरदस्ती करके यदि आप डेमोक्रेसी डालेंगे, स्वामी जी के समय में तो नहीं थी,
बाद में सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो कॉलोनियल जो राज्य थे वहाँ पे फ्रीडम मिला, तो फिर सब जगह पे डेमोक्रेसी लाई गई। तो किंतु स्वामी जी ने देखिए कि 50 साल 100 साल भविष्य में देख करके हमको ये सॉल्यूशन बताया है। कहते हैं कि यदि जोर जबरदस्ती आप डेमोक्रेसी लाएंगे किंतु प्रजा अनपढ़ है, तो वो डेमोक्रेसी करप्शन में जाएगी और फिर वहां पे फिर से ये डिक्टेटरशिप लागू हो जाएगी। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन, दिस ऑर्गेनाइजेशन एजुकेट्स पीपल। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो वह है रामकृष्ण मिशन। और रामकृष्ण मिशन का मिशन क्या है? रिलीफ एक्टिविटी है, हॉस्पिटल है, सब कुछ है, किंतु फंडामेंटल मिशन है टू एजुकेट पीपल। एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। जब ये लोगों के भीतर में एजुकेशन जाएगा, लोग जागृत होंगे। लोग जैसे ही जागृत होंगे, अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में अवेयर हो जाएंगे, और फिर वो सेल्फ गवर्नेंस जिसको कहते हैं, सेल्फ गवर्नेंस अच्छे से उस देश में चलेगा। सो दिस इज स्वामी जी's एंटायर थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ऑफ इंडियाज प्रॉब्लम। अभी एक्चुअली स्वामी जी क्या कहते हैं, उनकी जो टेक्स्ट है उसको अभी हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे। आज यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। यहाँ पे क्या है एक्चुअली, देखिए कि फिर स्वामी जी का जो फिर सेकंड एक था कि स्टेज कि एजुकेशन सिर्फ तो अकेला तो नहीं है, स्पिरिचुअलिटी भी है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो हुई है वो तो एक्चुअली ड्यूअल उद्देश्य से हुई है, आत्मन मोक्षार्थम जगत हिताय च। तो इस पॉइंट में स्वामी जी जगत हिताय च की बात करते हैं इस अर्थ में कि हमको एजुकेशन स्प्रेड करना है, किंतु साथ साथ में ही लोगों में ये अवेयरनेस भी तो होनी चाहिए कि आत्मनो मोक्षार्थम इज अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ। यदि हम इस मटेरियल वर्ल्ड को ही अल्टीमेट एम समझना शुरू करेंगे, कहेंगे कि ये गुड गवर्नेंस, यदि जीवन का उद्देश्य गुड गवर्नेंस है, तो फिर होगा क्या कि हम इतने घोर मटेरियलिस्टिक हो जाएंगे कि अभी अमेरिका की परिस्थिति देखिए कि भारत में अपना पर एनम जीडीपी पर हेड जीडीपी कितना है कि $3,000 न कि इतना है। हम 150 करोड़ लोग ऑन एन एवरेज एक साल में $3,000 में जी लेते हैं, और बहुत सारे लोग संतुष्ट भी है। अमेरिका की पर एनम पर हेड जीडीपी $80,000 है। ऑन एवरेज एक सिंगल अमेरिकन $80,000 एक साल में कमाता है, एवरेज इनकम है ये, और फिर भी वे लोग संतुष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका लाइफ इस हद तक मटेरियलिस्टिक है कि $80,000 और किसी रेयरली किसी छोटे छोटे देशों की होगी इतनी बड़ी इनकम। ज़्यादातर देखिए कि $50,000 ने $60,000 यहाँ तक आकर के जितने इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं उनकी रुक जाती है पर एनम पर हेड जीडीपी। भारत की तो मुश्किल से 3,000 न की इतनी है। तो संतोष जो है वो संतोष कब आता है कि जब हम समझते हैं कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ गुड गवर्नेंस नहीं है, देयर इज समथिंग बियॉन्ड दिस एंड दैट इज आत्मन और ईश्वर। तो दैट इज द सेकंड स्टेज इन स्वामी जी इम्प्लीमेंटेशन। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना हुई वो दोनों उद्देश्य से हुई है। तो एक एजुकेशन स्प्रेड करना है, फिर एक आत्मज्ञान का संधान भी करना है। जब आत्मज्ञान आएगा तब लोगों में देखिए कि धीरे धीरे करके जो पागल की तरह पॉलिटिक्स लेकर के घूमे हैं, पॉकेट में $80,000 पर एनम आ रहा है ऑन एवरेज सभी अमेरिकन के पॉकेट में, फिर भी उनको संतोष नहीं है, तो वहां से धीरे धीरे दूर होकर के फिर ईश्वर की ओर बढ़ेंगे। सो दैट इज द सेकंड स्टेज, सेकंड फेज ऑफ स्वामी जी आइडिया, प्लान ऑफ कैंपेन। आप अमेरिका का डिफेंस बजट देखिए, नेक्स्ट 5 कंट्रीज से ज्यादा है। नेक्स्ट 5 कंट्रीज का नाम है रशिया, चाइना, इंडिया, सऊदी अरेबिया, जापान, इस सबसे कंबाइंड टोटल है, उससे ज्यादा अमेरिका का डिफेंस स्पेंडिंग है। और फिर कहते हैं हम लोग कमजोर हैं। व्हाट इज दिस? ये थोड़ा बहुत इंडिया का मेंटालिटी है ना, आजकल पाकिस्तान से डरते हैं। अब कहाँ पाकिस्तान, कहाँ हम ना। सिविलाइजेशन में क्या है, फेजेस आते हैं। तो एक आवश्यकता थी कि हमको एजुकेटेड होने की, इसके बाद में एक आवश्यकता थी कि गुड गवर्नेंस प्राप्त करने की, और फिर उसके बाद में आवश्यकता होती है स्पिरिचुअल होने की। ये भारत में जो वैदिक एज देखेंगे ना, तो सभी स्टेज आपको दिखाई देंगे। ट्राइबल दिखाई देगा, फिर सिटी स्टेट दिखाई देंगे,
फिर राज्य किंगडम्स दिखाई देगा, उसके बाद में स्पिरिचुअलिटी दिखाई देगी, और फिर वहां से पता नहीं वो स्पिरिचुअल हिमालय में से इस तरह के गड्ढे में गिरे कि फिर से पूरी साइकिल को हमको स्टार्ट करना पड़ा। तो खैर जो भी है, अभी ये तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यह तो देश काल के ये तो मतलब क्या है कि इस सोसाइटी का नियम है, वह तो इस विश्व का नियम है, तो जो भी है। किंतु अभी जो आज इन 21st सेंचुरी हम लोग खड़े हैं, जहाँ पे हम लोग उस मटेरियल प्रॉस्पेरिटी के पिनेकल पे पहुंच गए हैं। अभी यदि हम अमेरिका है या यूरोप है, वे लोग एक स्पिरिचुअल टर्न नहीं लेंगे ना, तो वो भयानक गड्ढे में गिरेंगे। वो स्वामी जी ने खुद ने उस समय प्रिडिक्ट किया था कि यूरोप इज सीटेड ऑन ये जो पूरा गोला बारूद का एक बड़ा गड्ढा, एक है ढग पहाड़, उसके ऊपर में यूरोप बैठा हुआ है, और यदि ये लोग केयर नहीं करेंगे तो बड़ा विस्फोट होगा। तो हुआ सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये न्यूक्लियर वेपन्स, ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब फेंके गए जापान के ऊपर में, तो ये मटेरियलिज्म और गुड गवर्नेंस के पीछे आंख बंद करके दौड़ेंगे, तो अल्टीमेटली इट विल एंड इन ए वॉर। तो भारत में भी अभी वी हैव टू बी अलर्ट, लर्निंग फ्रॉम देम, कि सिर्फ गुड गवर्नेंस, सिर्फ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, दैट इज नॉट इनफ, वी नीड एन एडेड डायमेंशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। और इसीलिए देखिए कि स्वामी जी ने भारत में जो कर्मयोग का प्रचार ज़्यादा किया, लोगों की सेवा का, और अमेरिका में जाकर के उन्होंने ज्ञान योग है, राजयोग है, भक्ति योग है, उसका प्रचार ज़्यादा किया, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी वो प्रॉस्पेरिटी के पिनेकल पे बैठे हुए हैं। नाउ दे आर रेडी फॉर वेदांत। जबकि इंडिया में अभी भी मटेरियल प्रॉस्पेरिटी नहीं है। उनको यदि आप योग वेदांत सिखाने को जाएंगे तो वे लोग नहीं सीखेंगे। बेटर है कि पहले उनको थोड़ा बहुत प्रॉस्पेरिटी दी जाए, बाद में वे लोग योग वेदांत की ओर जाएंगे। एक्चुअली देखिए कि आज के युग में हम सभी शूद्र हैं क्योंकि ग्राउंड अप हम सभी लोग आए हैं। हमारे पास में ना ही कोई हमारा फैमिली कोई रघुवंशी सूर्यवंशी है, ना ही हमारे पास में धन दौलत है, वाणिज्य की शक्ति है, ऐसा तो कुछ है नहीं। हम अभी सभी लोग कहेंगे कि शूद्र से ही खड़े हुए हैं। तो शूद्र का राज्य, दैट इज ग्राउंड लेवल डेमोक्रेसी, ग्रासरूट लेवल डेमोक्रेसी ना। स्वामी जी ने कहा ना कि देखिए कि कंसेंसस, कल हम पढ़ेंगे, स्वामी जी का एक्चुअल सेंटेंस पढ़ेंगे। मैं आपका माइक ऑफ कर दे रहा हूँ, इको हो रहा है। स्वामी जी जैसे कल हमको कहेंगे कि कॉन्सेंसस चाहिए। यदि गुड गवर्नेंस, माने आपको यदि प्रॉपर डेमोक्रेसी वर्क होनी है तो गुड गवर्नेंस के लिए कॉन्सेंसस चाहिए। यदि कॉन्सेंसस नहीं है तो वो माने देखिए कि यदि आपको प्राइम मिनिस्टर के पास में इतने एमपी नहीं होंगे तो फिर वो अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाएगा। कोलिशन गवर्नमेंट आएगी, कोलिशन गवर्नमेंट किसी काम की नहीं। हमने बहुत एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, किसी एक पार्टी की मेजोरिटी होती है तो ठीक ठीक कार्य होता है। तो मेजोरिटी के लिए कंसेंसस चाहिए। अब ये कंसेंसस कैसे खड़ा करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि आप कहेंगे गुड गवर्नेंस इज ए कंसेंसस। अनफॉर्चुनेटली आप कहेंगे कि गुड गवर्नेंस, इसके बेस पे लोग वोट नहीं देते हैं। आपको यदि वोट चाहिए, कॉन्सेंसस खड़ा करना है, एक जन वोट बैंक खड़ी करनी है, आज की लैंग्वेज में वोट बैंक, यदि वोट बैंक खड़ी करनी है तो आपको एक दुश्मन दिखाना होगा। पाकिस्तान की यूनिटी का राज क्या है? वो है भारत। यदि भारत चला जाए तो दूसरे ही दिन पाकिस्तान 10 टुकड़ों में बट जाएगा। पाकिस्तान का जो पूरा यूनिटी है, वोट बैंक है, कंसेंसस है, इट इज बेस्ड ऑन हेट्रेड फॉर इंडिया। तो ये जो हेट्रेड, एक एनिमी खड़ा करना पड़ेगा, एनिमी के प्रति धिक्कार खड़ा करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के इंटरनल कोहिजन और यूनिटी आएगा। दिस इज एन अनफॉर्चुनेट बाय प्रोडक्ट ऑफ एनी डेमोक्रेसी। और इसीलिए ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसके पीछे में जो स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म था, जर्मनी में था, ब्रिटेन में था, फ्रांस में था, जापान में था, इटली में था, वो कहाँ से आया? इतना स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म खड़ा करो कि तभी नेशन अंदर से प्रोग्रेस करे, बिकॉज कि भीतर में आपका यूनिटी हो गया है, किंतु साथ में ही बाहर में दुश्मन चाहिए। बाहर में दुश्मन नहीं है तो हम भीतर में यूनिटी नहीं ला पाएंगे। भारत की पॉपुलेशन 150 करोड़ की है। अभी 150 करोड़ लोगों को आपको एक डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा, तो वो ऐसा कौन सा इश्यू है? आप यदि मैं कहता हूं कि मैं आपको गुड गवर्नेंस दूंगा, तो ऐसे 1 लाख लोग खड़े होकर कहेंगे हम आपको गुड गवर्नेंस देंगे। आप कहां से सिलेक्ट करने को जाएंगे? किंतु मैं कहूंगा यह आपका दुश्मन है, उस दुश्मन की पिटाई करेंगे, इसके लिए मुझे वोट दो, तो बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे। सो दिस इज एन अनफॉर्चुनेट बाय प्रोडक्ट कि एक दुश्मन को खड़ा करो, दुश्मन का भय दिखाओ, और भय का जब भय होता है तब लोगों को यूनाइट करो इस भय के ऊपर में। तो यानी कि कंसेंसस खड़ा करने का तरीका क्या है? तो दुश्मन खड़ा करके कंसेंसस खड़ा करो, जो कि पाकिस्तान में हो रहा है। आपने कहा
पाकिस्तान का आज इकट्ठा रहने का एक ही कारण है, वो है भारत। जैसे ही आपको पता होगा कि जब इंडिपेंडेंस के बाद में दो पाकिस्तान हुए थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, तो किंतु बंगालियों का क्या है कि वो भारत के साथ में और भी थोड़ा सा उस समय, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, एक जो कल्चरल एफिनिटी था भारत के साथ में, खास करके ये बंगाली लैंग्वेज को लेकर के, तो भारत दुश्मन है यह बात उनको ठीक नहीं लग रही थी, तो बोल करके ये बांग्लादेश आज के उस समय के पाकिस्तान से सेपरेट हो गया। तो वैसे ही अभी आज यदि भारत के साथ में दुश्मनी नहीं है ऐसा पाकिस्तानियों को पता चले तो 10 डिवीजन और हो जाएंगे, ओवरनाइट हो जाएंगे। सो दैट इज़ एन अनफॉर्चुनेट। और वही बात है कि आप दुश्मन बना करके यूनिटी लाते हैं। वाई ऐसा करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि ये प्रजा के भीतर में अभी भी ये जो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह वगैरह है उसके लिए। तो यानी कि आपको सिर्फ एजुकेशन नहीं देना है लोगों को, आपको स्पिरिचुअलिटी भी देनी है, जिसकी वजह से मैं एक दुश्मन है मेरे सामने, दुश्मन के सामने यूनाइट होना है, तभी मैं टिक पाऊंगा, बोल करके मैं वोटिंग ना करूं, जो कि आजकल अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी जगह पे होता है। देखिए, सब कॉन्सेंसस गेम है। जो पॉलिटिशियन होते हैं उनको चाहिए कि मैं किस तरह से मैं वोट बैंक खड़ी करूं। यदि मैं आपको अच्छा प्रॉमिस करके कि मैं आपको एजुकेट करूंगा, आपको अच्छा डिस्पेंसरी बना दूंगा, अच्छी स्कूल बना दूंगा, इस बात पे यदि मुझे वोट नहीं मिलते हैं तो फिर मैं दुश्मन भय खड़ा करके करूंगा कि हिंदू आपका वध करना चाहते हैं, हिंदुओं को कहूंगा मुसलमान आपके पीछे में लगे हैं, और यदि हिंदू मुसलमान नहीं तो ये पाकिस्तान है, ये है, वो है, कोई ना कोई डर दिखाओ, डर दिखा करके वोट बैंक खड़ा करो। तो ये मैंने देखिए कि स्वामी जी ने कितना परफेक्टली कहा है, एजुकेशन इज द सॉल्यूशन। और इन दिस केस सिर्फ मटेरियल एजुकेशन नहीं बट ऑल्सो स्पिरिचुअल एजुकेशन, दैट इज द सॉल्यूशन। कि आप डर बता करके मेरा वोट नहीं ले पाएंगे ना। देखिए, एस्पिरेशन होनी चाहिए। कोई ऐसा नहीं कहता कि गरीब का गरीब रहो। एक्चुअली धर्म के साथ में ये जो सब नेगेटिव कोनोटेशन क्यों जुड़े हैं? लोग कहते हैं कि रिलीजन सेलिब्रेट्स पॉवर्टी। ऐसा नहीं है, नॉट लाइक दैट कि यू हैव टू रिमेन पुअर इन ऑर्डर टू बी रिलीजियस। हम कहते हैं कि बी एस्पिरेशनल। यदि आपको सिंगापुर होना है, और यदि देखिए प्रॉब्लम यह है कि आज की करंट जो थिंकिंग प्रोसेस है उसके अनुसार आप रिसोर्स कंज्यूम करके यदि आप एडवांस होंगे तो अमेरिका का जो कार्बन फुटप्रिंट है वो आज के एक एवरेज इंडियन से एवरेज अमेरिकन का कार्बन फुटप्रिंट 10 से 20 गुना ज़्यादा है। आज एक एवरेज इंडियन का अपना कार्बन फुटप्रिंट 10 से 20 गुना हो जाए तो जो पोल्यूशन खड़ा होगा वो पूरे विश्व को खत्म कर देगा। तो बट देन ब्रिंग ए टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन। आप कार्बन को प्रोसेस कीजिए या तो फिर से स्पेस में एक्सपांड कीजिए, स्पेस कॉलोनीज डेवलप कीजिए। देयर इज नो डर्थ ऑफ रिसोर्सेज इन द कॉस्मोस। पृथ्वी लिमिटेड है, ये विश्व ब्रह्मांड लिमिटेड नहीं है। आप करोड़ों 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 माने आपकी पॉपुलेशन आज जितनी है उसकी 1 करोड़ गुना हो जाए तो भी ये विश्व ब्रह्मांड आपको, ये कॉस्मोस आपको इनफ रिसोर्सेज देगा। आज हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है उससे करोड़ गुना ज्यादा हो जाए, अगेन यू हैव इनफ रिसोर्सेज इन दिस कॉस्मोस दैट यू कैन लिव वेरी हैप्पीली, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो फाइंड अ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन। कोई ऐसा नहीं कहता कि यू हैव टू रिमेन पुअर, यू हैव टू रिमेन इन पोल्यूटेड, यू हैव टू रिमेन इन अ करप्टेड प्लेस, नथिंग लाइक दैट, बट बी स्पिरिचुअल। अभी जैसे राजा जनक है, अभी शुकदेव राजा जनक के पास में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए। अभी उनके पिताजी तो व्यास थे, आश्रम में रहते थे, ऋषि मुनियों का ये कार्बन, ये जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली उनका लाइफस्टाइल था, फिर भी वो राजा जनक के पास गए। राजा जनक का कार्बन फुटप्रिंट उनके व्यास से मुझे लगता है 100 गुना ज़्यादा होगा तो फिर भी वो शुकदेव उनके पास में गए। क्यों? क्योंकि ब्रह्म ज्ञान किसी का प्रॉपर्टी नहीं है कि मैं गरीब हूँ, मैं ऋषि हूँ, मैं वन में रहता हूँ, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हूँ तो ही मैं स्पिरिचुअल हो सकता हूँ। स्वामी जी खुद अमेरिका क्यों गए? दिस वेरी गुड, कितने लेयर्स है यहाँ पे। यदि अमेरिका होपलेस होता स्वामी जी वहाँ पे जाते ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि देखिए कि एक ऐसा कहते हैं ना, ट्रांजैक्शनल आइडिया नहीं लगाना है कि स्वामी जी गए तो पैसा लेने को गए, पैसा लाने के बाद में हमने अपना उद्धार कर लिया। ऐसा ट्रांजैक्शनल आरोप स्वामी जी पे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि स्वामी जी के भीतर में कंपेशन था। ही जेन्युइनली फेल्ट देयर प्लाइट। सो वो धनी है कि गरीब है? अमेरिका में 80,000 उसका पर कैपिटा उसका इनकम है कि हमारा ये 3,000 का है, कि इवन पाकिस्तानी का हमारा $1,500 है मुश्किल से। सो कंपेशन इज इक्वल फॉर ऑल। स्वामी जी का यदि आज होते, हिज कंपेशन वुड हैव बीन इक्वल फॉर ऑल।
तो सबको स्पिरिचुअलिटी चाहिए, बी एस्पिरेशनल इन योर आउटलुक, यू फाइंड अ टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन। और यदि टेक्नोलॉजी एडवांस करनी है, साइंटिफिक एडवांसमेंट करना है, देन अगेन यू नीड स्पिरिचुअलिटी। ये आइंस्टाइन है, न्यूटन है, जो कि टॉप लेवल के साइंटिस्ट है, जिन्होंने अपनी सिविलाइजेशन को एनरिच किया, दे वर डीपली स्पिरिचुअल। और स्पिरिचुअल मेडिटेशन है, कॉन्सेंट्रेशन है, इट गिव्स यू दैट पावर टू इनोवेट, जो कि और कहीं से नहीं आएगा। सो स्पिरिचुअलिटी इज सॉल्यूशन टू एवरी क्वेश्चंस, only thing that you have to implement it correctly.